नमस्कार। मैं प्रकृति प्रेम संस्थान से आपका शिक्षक और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे पता है कि जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और लॉरेंस कोहलबर्ग, ये 3 नाम। हाँ, ये 3 नाम आपके लिए कितने जरूरी हैं। लेकिन ये जितने जरूरी हैं उतने ही कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं, है ना? बिल्कुल। मेरे पास जो नोट्स और रिसर्च हैं, आज हमारा मिशन है कि हम इन सिद्धांतों की गुत्थी को, मतलब जो कंफ्यूजन है, उसे हमेशा के लिए सुलझा दें। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ परिभाषाएं नहीं रटेंगे, हम एक कहानी की तरह समझेंगे कि एक बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है। अच्छा। हम प्याजे के नन्हे वैज्ञानिक से मिलेंगे, फिर वाइगोत्स्की के साथ देखेंगे कि वो वैज्ञानिक अकेला नहीं है, और अंत में कोहलबर्ग से पूछेंगे कि ये बच्चा सही और गलत में फर्क करना कैसे सीखता है। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत उस इंसान से करते हैं जिसने बाल विकास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया, जीन पियाजे। पियाजे का सबसे क्रांतिकारी विचार था कि बच्चे खाली बर्तन नहीं होते जिनमें हम ज्ञान भरते हैं, वो तो छोटे वैज्ञानिक होते हैं। हाँ, जो खुद प्रयोग करके दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, और यही उनके सिद्धांत की सबसे बड़ी और खास बात है। तो वो खुद अपना ज्ञान बनाते हैं। एकदम। और इस खोज की प्रक्रिया को समझने के लिए उन्होंने कुछ कमाल के आइडिया दिए। पहला है स्कीमा। स्कीमा? इसे आप दिमाग की छोटी छोटी फाइलिंग कैबिनेट समझ सकती हैं। बच्चा अपने अनुभवों के आधार पर हर चीज के लिए एक फाइल बनाता है। ये कुत्ते की फाइल है, ये गेंद की फाइल है। अच्छा, जैसे एक बच्चे के दिमाग में कुत्ते का स्कीमा या फाइल होगी कि 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है और वो भौं-भौं करता है। एकदम सही। अब जब बच्चा कोई नई चीज देखता है तो वो 2 काम करता है। पहला है आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ठीक है। अगर वो एक अलग रंग का कुत्ता देखता है तो वो उस जानकारी को अपनी मौजूदा कुत्ते वाली फाइल में आसानी से डाल देता है। अच्छा, लेकिन अगर वो बिल्ली देख ले तो उसके भी 4 पैर और एक पूंछ है, पर वो म्याऊं करती है, तब क्या होगा? यहीं पर दूसरा और ज्यादा दिलचस्प प्रोसेस आता है, समायोजन या अकोमोडेशन। अकोमोडेशन। बच्चे का दिमाग थोड़ा कंफ्यूज होता है। वो देखता है कि ये नई जानकारी पुरानी फाइल में फिट नहीं हो रही, इसलिए उसे एक नई फाइल बनानी पड़ती है बिल्ली के नाम से। हाँ। उसे अपने सोचने के तरीके को बदलना पड़ता है। इसका मतलब सीखने की प्रक्रिया में थोड़ा कंफ्यूज होना या असंतुलन की स्थिति में आना असल में एक अच्छी बात है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इस बात का संकेत है कि दिमाग कुछ नया और बड़ा सीखने के लिए तैयार हो रहा है। इसी संतुलन और असंतुलन की प्रक्रिया को पियाजे संतुलन या इक्विलिब्रेशन कहते हैं। अच्छा, इक्विलिब्रेशन। हाँ, यही वो इंजन है जो सीखने की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। चलिए, अब उन मशहूर 4 स्टेज पर आते हैं। पियाजे का कहना था कि बच्चे का विकास इन 4 पड़ावों से होकर गुजरता है। और हर पड़ाव में बच्चे के सोचने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। हाँ, पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। जन्म से 2 साल तक। जी, इस उम्र में बच्चे दुनिया को अपनी इंद्रियों मतलब सेंसेस और एक्शन से समझते हैं। चीजों को छूकर, मुंह में डालकर, पकड़कर। इस स्टेज की सबसे बड़ी जीत है वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस को समझना। मतलब जो आंखों से ओझल वो दिमाग से ओझल नहीं, जैसे हम बच्चों के साथ पीकाबू खेलते हैं। हाँ। जब हम अपना चेहरा छिपाते हैं तो शुरू में बच्चे को लगता है कि हम गायब हो गए। हाँ, पर बाद में वो समझ जाता है कि हम वही हैं। बिल्कुल। दूसरा पड़ाव है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष। यहाँ बच्चे प्रतीकों मतलब सिंबल्स की दुनिया में जीना शुरू करते हैं। अच्छा, जैसे केले को फोन बनाकर बात करना। हाँ, या एक डंडे को घोड़ा बनाकर दौड़ाना। लेकिन उनकी सोच में एक बड़ी सीमा होती है, अहं केंद्रित या ईगोसेंट्रिज्म। अच्छा, तो इसीलिए जब कोई छोटा बच्चा फोन पर बात करते हुए सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है, हाँ, तो उसे लगता है कि सामने वाले को उसका सिर हिलता हुआ दिख रहा है। वो ये नहीं समझ पाता कि सामने वाले का नजरिया अलग है। एकदम सटीक उदाहरण है ये। इसके बाद आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। यहाँ बच्चे की सोच में लॉजिक यानी तर्क आ जाता है, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये कि चीजें आंखों के सामने यानी कॉन्क्रीट होनी चाहिए। यहीं पर वो संरक्षण या कॉन्जर्वेशन का सिद्धांत समझते हैं। हाँ, वो मशहूर प्रयोग, अगर आप एक चौड़े ग्लास का पानी एक लंबे पतले ग्लास में डाल दें तो इस उम्र का बच्चा समझ जाएगा कि पानी की मात्रा उतनी ही है, बस बर्तन का आकार बदला है। सही। और आखिरी पड़ाव है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज,
11 वर्ष और उससे अधिक। फॉर्मल ऑपरेशनल। अब किशोर सिर्फ उन चीजों के बारे में नहीं सोचते जो मौजूद हैं, बल्कि उन चीजों के बारे में भी सोच सकते हैं जो हो सकती हैं। वो अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट विचारों जैसे न्याय, ईमानदारी, इन सब के बारे में सोच सकते हैं। तो पियाजे ने हमें एक बच्चे की तस्वीर दी जो एक अकेला वैज्ञानिक है, अपनी लैब में दुनिया के रहस्य सुलझा रहा है। लेकिन फिर एक और विचारक आए, लेव वाइगोत्स्की, हाँ, और उन्होंने कहा, एक मिनट, ये वैज्ञानिक अकेला नहीं है। इसकी लैब किसने बनाई, इसे औजार किसने दिए? क्या बेहतरीन तरीका है इसे समझाने का। वाइगोत्स्की ने बच्चे को उसके समाज और संस्कृति के बीच वापस लाकर खड़ा कर दिया। बिल्कुल। उनका मूल विचार था कि हमारा सोचना, याद करना, समस्या सुलझाना, ये सब पहले दो लोगों के बीच होता है, सामाजिक स्तर पर। अच्छा। और फिर हम उसे सीखते सीखते अपने अंदर ले आते हैं। उनके लिए सीखना विकास को खींचकर आगे ले जाता है, न कि विकास का इंतजार करता है। और यहीं पर उनका वो कॉन्सेप्ट आता है जो सीटेट परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हाँ, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा नहीं काफी लगता है। पर इसका आइडिया बहुत आसान और शक्तिशाली है। ZPD किसी बच्चे के सीखने का स्वीट स्पॉट है। स्वीट स्पॉट। हाँ, ये उस दायरे का नाम है जो बच्चा अकेले क्या कर सकता है और किसी अनुभवी की मदद से क्या कर सकता है के बीच का अंतर है। कोई उदाहरण? मान लीजिए एक बच्ची अकेले 20 तक गिनती कर सकती है, लेकिन अपनी माँ के साथ मिलकर 50 तक कर लेती है, तो 21 से 50 तक का जो दायरा है वो उसका ZPD है। तो आप कह रहे हैं कि एक बच्चे की काबिलियत कोई एक फिक्स नंबर नहीं है, बल्कि एक रेंज है। ये तो एक शिक्षक के लिए गेम चेंजर आइडिया है। बिल्कुल। इसका मतलब सही मदद और सही समय पर मार्गदर्शन देकर बच्चे की क्षमता को सचमुच बढ़ाया जा सकता है। और ये जो अनुभवी व्यक्ति है, उसे वाइगोत्स्की अधिक जानकार अन्य या MKO कहते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। एक मिनट, तो क्या ये MKO हमेशा कोई टीचर या माता पिता जैसा बड़ा ही होता है? नहीं, जरूरी नहीं। क्या मेरा दोस्त जो मुझसे बेहतर शतरंज खेलता है वो भी मेरा MKO हो सकता है? अस्थायी मदद देता है। उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जी, स्कैफोल्डिंग या पाड़, जैसे एक इमारत बनाते समय बाहर से पाड़ लगाकर सहारा दिया जाता है और काम पूरा होने पर हटा लिया जाता है। वैसे ही सीखने में शुरू में मदद दी जाती है और जब बच्चा सीख जाता है तो वो मदद हटा ली जाती है। एकदम सही। ठीक है, तो अब असली सवाल पर आते हैं जहां ज्यादातर छात्रों को कंफ्यूजन होता है। पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों को रचनावादी या कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। हाँ, दोनों मानते हैं कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं। पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। जरूर। सबसे पहला और बड़ा अंतर है ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया। पियाजे के लिए बच्चा एक संज्ञानात्मक रचनावादी है। मतलब वो अकेले अपनी मानसिक प्रक्रियाओं से ज्ञान बनाता है। हाँ, और वाइगोत्स्की के लिए बच्चा एक सामाजिक रचनावादी है। वो दूसरों के साथ बातचीत और सहयोग से ज्ञान का निर्माण करता है। दूसरा बड़ा अंतर है विकास के चरणों का। पियाजे ने पूरी दुनिया के बच्चों के लिए यूनिवर्सल स्टेज दिए जो जैविक रूप से तय होते हैं। हाँ, लेकिन वाइगोत्स्की ने ऐसा कुछ नहीं कहा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास संस्कृति पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। एक आदिवासी समाज में बच्चे जो कौशल सीखेंगे वो महंगे रहने वाले बच्चे से बहुत अलग हो सकते हैं। सही बात है। उनके लिए विकास का कोई एक फिक्स्ड रास्ता नहीं है। और तीसरा, शायद सबसे महत्वपूर्ण अंतर, भाषा की भूमिका। ये बहुत बड़ा अंतर है। पियाजे का मानना था कि बच्चे जो खुद से बातें करते हैं वो उनकी अहंग केंद्रित वाणी है जो उनकी अपरिपक्वता दिखाती है, लेकिन वाइगोत्स्की का इस पर एकदम अलग नजरिया था। हाँ, वाइगोत्स्की के लिए बच्चों का खुद से बात करना यानी निजी वाणी या प्राइवेट स्पीच एक बहुत जरूरी टूल है। टूल? कैसा टूल? ये उनके सोचने का, खुद को निर्देश देने का और अपनी योजनाओं को नियंत्रित करने का तरीका है। पहले वो बोलकर सोचते हैं और बाद में यही आवाज उनके मन की आवाज या विचार बन जाती है। तो पियाजे के लिए विचार पहले, भाषा बाद में, और वाइगोत्स्की के लिए भाषा और विचार मिलकर एक दूसरे को बनाते हैं। बिल्कुल। तो हमने देखा कि बच्चे सोचते कैसे हैं और सीखते कैसे हैं, पर एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है, वो सही और गलत में फर्क करना कैसे सीखते हैं? ये सिर्फ दिमाग का नहीं बल्कि दिल और विवेक का भी सवाल है, और यहीं पर लॉरेंस कोलबर्ग की कहानी शुरू होती है। कोलबर्ग पियाजे के काम से बहुत प्रभावित थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी नैतिकता में थी। उन्होंने लोगों को कुछ नैतिक दुविधा वाली कहानियां सुनाई,
सबसे मशहूर है हाइंस की दुविधा। हाइंस की दुविधा। एक आदमी है हाइंस, जिसकी पत्नी एक खास तरह के कैंसर से मर रही है। एक दवा है जो उसकी जान बचा सकती है, लेकिन दवा बनाने वाला उसकी 10 गुना कीमत मांग रहा है। सवाल है, क्या हाइंस को दवा चुरानी चाहिए? और कोलबर्ग के लिए जरूरी नहीं था कि लोग हाँ या ना में क्या जवाब देते हैं। नहीं, उनके लिए जरूरी था कि वो अपने जवाब के पीछे तर्क क्या देते हैं, वजह क्या बताते हैं। बिल्कुल। उसी क्यों के आधार पर उन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर दिए और हर स्तर में 2 चरण। पहला स्तर है पूर्व पारंपरिक नैतिकता। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। जी, ये छोटे बच्चों में होता है, जहां सही गलत का फैसला बाहरी नतीजों पर टिका होता है। मतलब इस लेवल पे बच्चे के लिए सही काम वो है जिसके लिए उसे सजा ना मिले, और गलत काम वो है जिसके लिए उसे डांट पड़े। हाँ, पहले चरण में वो सजा से बचने के लिए नियम मानते हैं। दूसरे चरण में सोच थोड़ी आगे बढ़ती है और स्वार्थ पर आ जाती है। मेरे लिए इसमें क्या है? अच्छा। वो कह सकते हैं उसे चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि उसे अपनी पत्नी की जरूरत है। इसके बाद आता है दूसरा स्तर, पारंपरिक नैतिकता या कन्वेंशनल मोरालिटी। ज्यादातर किशोर और वयस्क इसी स्तर पर होते हैं। यहाँ नैतिकता का आधार समाज के नियम और दूसरों की उम्मीदें होती हैं। तो समाज क्या सोचेगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। एकदम। तीसरे चरण में, जिसे अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहते हैं, व्यक्ति दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए काम करता है। वो कहेगा हाइंस को चोरी करनी चाहिए क्योंकि एक अच्छे पति से यही उम्मीद की जाती है। हाँ, और चौथे चरण में, जिसे कानून और व्यवस्था कहते हैं, व्यक्ति समाज के नियमों को बनाए रखने पर जोर देता है। वो कहेगा उसे चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्तर, उत्तर पारंपरिक नैतिकता। पोस्ट कन्वेंशनल। कोहलबर्ग का मानना था कि दुनिया के बहुत कम लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ व्यक्ति समाज के नियमों से ऊपर उठकर अपने खुद के नैतिक सिद्धांतों को बनाता है। 5वें चरण में व्यक्ति मानता है कि कानून समाज की भलाई के लिए है, लेकिन अगर कोई कानून किसी के अधिकारों का हनन करे तो उसे बदला जा सकता है। मतलब कानून से बड़ा अधिकार। हाँ, वो कहेगा जीने का अधिकार किसी भी कानून से बड़ा है। और छठा यानी सबसे ऊंचा चरण है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। हाँ, यहाँ व्यक्ति न्याय, समानता और मानवाधिकार जैसे सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर फैसला करता है, भले ही इसके लिए उसे कानून ही क्यों न तोड़ना पड़े। ये सब सुनने में बहुत तार्किक और नियमों पर आधारित लगता है। क्या किसी ने इस मॉडल को चुनौती दी है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे बड़ी आलोचना कैरल गिलिगन ने की। कैरल गिलिगन? उन्होंने तर्क दिया कि कोहलरबर्ग का सिद्धांत पुरुषों के न्याय के नैतिक पर आधारित है, जो नियमों और अधिकारों पर जोर देता है। और महिलाओं का? गिलिगन ने कहा कि ये महिलाओं के देखभाल के नैतिक या एथिक ऑफ केयर की अनदेखी करता है, जो संबंधों और जिम्मेदारियों को ज्यादा महत्व देता है। तो पियाजे के विकास के पड़ाव, वाइगॉत्स्की की सामाजिक दुनिया और कोहलबर्ग की नैतिक सीढ़ी, हमने आज इन तीनों की एक गहरी यात्रा की है। और याद रखिए, जो लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं उनके लिए ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये क्लासरूम में एक बच्चे को समझने के लिए प्रैक्टिकल टूल है। ये आपको बताते हैं कि कोई बच्चा किसी कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं समझ पा रहा, या उसे किस तरह की मदद की जरूरत है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि पियाजे हमें बताते हैं कि बच्चा विकास के किस पड़ाव पर है और क्या सीखने के लिए तैयार है, और वाइगोत्स्की हमें बताते हैं कि उस बच्चे को सही मदद देकर वहां तक कैसे पहुंचाना है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समेटा है। आधुनिक शिक्षा इन्हीं दोनों के विचारों का एक बेहतरीन मिश्रण है, और यही हम आज की चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करना चाहेंगे। जरूर। ये सभी सिद्धांत मुख्य रूप से पश्चिमी समाजों में विकसित हुए थे। तो सोचने वाली बात यह है कि भारत जैसी विविध, बहुभाषी और अलग-अलग सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में इन सिद्धांतों को हूबहू लागू किया जा सकता है या उन्हें हमारे संदर्भ के हिसाब से ढालने की जरूरत है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर भावी शिक्षक को जरूर सोचना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। हमें खुशी होगी अगर आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय दोस्तों।